नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जब छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे। ये एक जबरदस्त उथल पुथल का समय था और इसी से भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव पड़ी। तो चलिए महाजनपदों की इस दुनिया को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसका जवाब हमें मिलता है आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास। ये एक ऐसा जमाना था जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तो आखिर ये महाजनपद थे क्या? देखिए, संस्कृत में महा का मतलब है महान और जनपद का मतलब है राज्य। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के पहले बड़े और संगठित राज्य थे। इनका उदय हुआ भारत के दूसरे शहरीकरण के साथ। मतलब एक ऐसा दौर जब वैदिक युग के बाद शहर और व्यापार एक बार फिर से तेजी से फल फूल रहे थे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दौर इतना अहम क्यों था। ये वैदिक काल के बाद एक बहुत बड़े बदलाव का समय था, जिसने भारत की राजनीतिक और सामाजिक शक्ल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं उन राज्यों की जिन्होंने इस युग को अपनी पहचान दी। आखिर ये कौन लोग थे, कौन से राज्य थे और कहाँ बसे हुए थे? 16। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस दौर के राजनीतिक फैलाव को दिखाता है। अब भारत छोटे छोटे कबीलाई इलाकों से आगे बढ़कर बड़े ताकतवर क्षेत्रीय राज्यों का रूप ले चुका था। अब 16 के 16 नाम याद रखना तो मुश्किल है, तो चलिए 4 सबसे जरूरी किरदारों पर नजर डालते हैं। एक था मगध, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। फिर था अवंती, जो मगध का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। एक था वज्जी, जो एक शक्तिशाली गणराज्य था। हाँ, गणराज्य। और फिर गांधार, जो व्यापार और शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और जरा इनके फैलाव पे गौर कीजिए। ये राज्य सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे। इनका असर गंगा के मैदानों से लेकर पश्चिम में, दक्षिण में गोदावरी नदी तक और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम में आज के अफगानिस्तान की सरहदों तक फैला हुआ था। इस युग की एक सबसे दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरह की सरकारें थीं, जो एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। जी हाँ, उस दौर में दो तरह की सरकारें आमने सामने थी। एक तरफ थे मगध जैसे राजतंत्र, जहां एक राजा का शासन था और सत्ता बाप से बेटे को मिलती थी। और दूसरी तरफ थे वज्जी जैसे गणराज्य, जहां कबीले के मुखिया मिलकर एक सभा में फैसले लेते थे। ये प्राचीन भारत में शासन को लेकर एक बहुत बड़ा वैचारिक संघर्ष था। देखिए, जब राजनीति बदलती है तो समाज और लोगों की सोच भी बदलती है। इस दौर में राजनीतिक बदलावों के साथ साथ गहरे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन भी हो रहे थे। उस समय का समाज कैसा था? खैर, वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब और भी ज्यादा पक्की और ज्यादा कठोर होती जा रही थी। समाज इन 4 श्रेणियों में साफ साफ बटा हुआ था और यही बंटवारा बाद की जाति व्यवस्था का आधार बना। ये दूसरे शहरीकरण का दौर था। काशी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे शहर व्यापार के बड़े हब बन गए। और सोचिए जरा, इतिहास में पहली बार चीजों की खरीद फरोख्त के लिए सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसने तो जैसे अर्थव्यवस्था में एक क्रांति ही ला दी। अब जब समाज और अर्थव्यवस्था में इतनी उथल-पुथल हो तो जाहिर है लोगों के विचारों में भी बदलाव आएगा। लोग अब पुरानी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे। बड़े-बड़े यज्ञों और जटिल रस्मों के खिलाफ एक नया माहौल बन रहा था। और इसी माहौल में एक नई आवाज उभरी, गौतम बुद्ध की। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था और महंगे रीति रिवाजों को चुनौती दी और एक सरल रास्ता दिखाया। ये विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए। बौद्ध धर्म अकेला नहीं था, एक और बड़ा आंदोलन था, जैन धर्म का, जिसे महावीर ने एक नई दिशा दी। ये दोनों ही धर्म उस युग की नई सोच और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन महाजनपदों की विरासत क्या है? इन्होंने आने वाले भारत को किस तरह से शक्ल दिया? अगर हम इतिहास की टाइमलाइन को देखें तो ये महाजनपद वाला दौर एक पुल की तरह है। ये वैदिक युग के अंत और भारत के पहले एक यूनिफाइड साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के उदय के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। असल में ये वही दौर था जिसमें भविष्य के एक महान साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है नए शहरों के बसने की, एक नई अर्थव्यवस्था के जन्म की,
नए दार्शनिक विचारों के उदय की, और सबसे बढ़कर ये उस स्टेज के तैयार होने की कहानी है जिस पर मौर्य साम्राज्य जैसा महान साम्राज्य खड़ा हुआ। ये सब कुछ एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। इतिहास ने तो मगध से निकली एक राजशाही को चुना, लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर वज्जी जैसा कोई गणराज्य ये बाजी जीत जाता? तब भारत का इतिहास शायद कितना अलग होता। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।